नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। विद्युत रसायन में लेक्चर नंबर 5, विद्युत अपघटनी चालकता, चालक, विद्युत अपघट्य, ओम का नियम, ये सब आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो आप सब तैयार रहिए। आज की क्लास में स्पेशल क्या है? आज की क्लास में है चालक। चालक किसे कहेंगे? ये विद्युत चालक, विद्युत अपघट्य, प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ओम, सेल स्थिरांक और लास्ट में क्विज देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपसे हम पूछेंगे। तो सारे बच्चे तैयार हो जाइए, अब मेरे क्लास के साथ आ जाइए। अभी क्लास में है जिद्दी गर्ल, कुशल, संजीत, अजय, नीतीश, शिवम, ये सारे स्टूडेंट हैं। ममता पांडे, अजय यादव, कुशल। तो बेटा जल्दी करिए। राम, दिव्या, विवेक, संजीत, हम सारे बच्चों का स्वागत करते हैं इस क्लास में। और आप सबको मिलेगा आज ये सब। चालक क्या है, विद्युत अपघट्य क्या है, प्रतिरोध क्या है, चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। क्लास 12th में विद्युत रसायन के अंतर्गत ये सारी चीजें हमें सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। ओम का नियम भी हम जानेंगे। तो सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाइए। और हाँ, कुछ बच्चों ने लिखा है कि सर सिलेबस 30% कम हो चुका है। तो बेटा आप बताओ, आप 30% कम में पढ़ना चाहते हो कि कंप्लीट में पढ़ना चाहते हो? हम आपको 30% कम में पढ़ा देंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप 100% में पढ़ना चाहते हो तो 100% लिखो, 30% में पढ़ना चाहते हो तो 30% लिखो। 70% बच गया ना, तो 70% में पढ़ना चाहते हो तो 70% पढ़ो। तो बताइए आपको क्या करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको ये बताना, क्योंकि हम आपके लिए स्ट्रेटेजी तय करेंगे इस तरह से कि अच्छा पढ़ाई मिले, अच्छा रिजल्ट मिल सके आपको। तो हम वो 70% पे भी काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप बताइए आप क्या चाहते हो। अरुण, संजय, सबको गुड इवनिंग बेटा, सबको गुड इवनिंग। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हम टाइम बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे, टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। तो क्लास 12th में विद्युत रसायन हम पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि आपको एक विजेता बैच दे रहे हैं। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाए। वो बच्चे जो चाहते हैं कि इस साल पढ़ाई छूट गया, जो पढ़ाई नहीं कर पाए, उन बच्चों को हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी आगे तरक्की करें। वो बच्चे भी जो पढ़ाई से थोड़े दूर जा चुके थे वो भी आ जाए हमारे क्लास के साथ और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सके, अपने फ्यूचर को बेहतर बना सके, अपने भविष्य के साथ जुड़ सके। उन बच्चों को जो डरते हैं, आप मैं यार 12th कैसे कर पाऊंगा, 11th कैसे कर पाऊंगा, कोर्स बहुत आगे निकल गया, सितंबर चल रहा है। हमने सितंबर में ही 16 सितंबर से हम अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए। आज 20 सितंबर है, यानी 3 क्लासेस हुए हैं, क्योंकि बीच में संडे आ गया था। तो अब आप समझ लो कि आपको बिल्कुल शुरू से ज्वाइन करना चाहिए हमारे क्लास। और उसमें है क्लास 11th और क्लास 12th के लिए हमने आपके लिए हिंदी माध्यम का पूरा कोर्स आपको बहुत ही कम फीस में मिल जाएगा। और सारे सब्जेक्ट का फीस भी है बहुत ही कम, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यदि पूरे पैकेज के साथ लोगे, यानी कि 5 सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो और इंग्लिश, ये 5 लोगे तो बहुत ही कम फीस में ये सब अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ही कम फीस है 5 का, यानी कि आप मान के चलो कि इतना कम फीस है कि उसमें आप एक जो बोलते हैं ना कि 2 महीने का जो चॉकलेट खाओगे उसी के बराबर फीस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए देखें, यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो टॉप के टीचर है, हिंदी माध्यम के बेस्ट टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं ये सारे सब्जेक्ट्स। और आप तो बिल्कुल पर्सनली जानते हो मुझे, और मेरे योगेश सर हैं और बाकी सारे टीचर्स हैं, वो सब कितने बेहतर आपके लिए क्लास लेते हैं। और सारे टीचरों के आपने देख लिए होंगे क्लासेस, वो सारे टीचर डाउटनट के साथ हैं और आपको बेहतर क्लास देने के लिए तैयार हैं। तो आप सब हमारे साथ आइए। फिर बात करते हैं कि इस ऐप से पढ़ने का फायदा क्या है, डाउटनट के ऐप से पढ़ने का फायदा क्या है। डाउट सॉल्विंग, आप इस ऐप को इसलिए जानते हो क्योंकि ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपके डाउट को सॉल्व करता है। कोई क्वेश्चन अगर आपसे ना बन रहा हो तो इस डाउटनट ऐप को ओपन करते ही एक कैमरा स्टार्ट हो जाता है। बस उस फोटो खींचिए, फोटो खींचने के बाद क्रॉप करिए, क्रॉप करने के बाद थोड़ी देर के रुकिए और देखिए कि आपको पूरे आंसर मिल जाते हैं।
और वो भी आंसर ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट में मिल रहे हैं, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में मिल रहे हैं, आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको जिसके भी सॉल्विंग अच्छे लगते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो ये बातें हैं, डॉट सॉल्विंग होता है, डॉट ऐप से जुड़ने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है। यहां पर बेस्ट टीचर मिलते हैं, यहां पर क्लास नोट्स मिलते हैं, डेली होमवर्क मिल रहा है आपको, टीचर्स के स्लाइड्स भी मिल रहे हैं आपको। तो विजेता बैच के साथ भी ये फायदे होने वाले हैं बेहतर तरह से। अब चलते हैं आगे की बात कि कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर जो भी आपको जानकारी चाहिए वो इस नंबर पर ले सकते हैं और हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, और आपको बताना चाहूंगा ये कोर्स जो है वीआईपी कोर्स है, ये इसमें फायदे क्या है, इसके और क्या एडवांटेज है। देखिए, आपको एक एडवांटेज मिलेगा, 2 टीचर्स एडवांटेज मिलेंगे। मतलब जब विजेता बैच चल रहा होगा जिस क्लास में, उस टाइम पर टीचर जो होते हैं 2 काम कर रहे हैं। एक तो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में बनाया गया है, यानी कि एकदम बेहतर बनाने की कोशिश किया गया है कि आपको कम समय में भी अच्छी से अच्छी पढ़ाई और एजुकेशन मिल सके। साथ में आपको लाइव डाउट सॉल्विंग मिलता है, यानी कि टीचर आपके प्रॉब्लम्स वहां पे देखेंगे और लगभग स्टूडेंट के डाउट्स सॉल्व हो जाते हैं। फिर देखेंगे कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, जहां पर बोर्ड, आपके बोर्ड के अनुसार ही कोर्स मिलने वाला है। साथ में देखें स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, टीचर्स नोट दे रहे हैं, स्लाइड क्लास का स्लाइड दे रहे हैं, डेली होमवर्क मिल रहा है और वीकली टेस्ट हैं, और साथ में सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सारे का सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ में रेफरेंस बुक जो आप यूज करते हैं, चाहे जैसा भी जिस बोर्ड से भी हो, सारे रेफरेंस बुक को आपको पढ़ाया जाता है, उनके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें यहां पर मिलती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रसायन में चालक, कुचालक, ये सब क्या होते हैं। तो चलिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम देखें आज की क्लास में क्या मिलने वाला है आपको। चालक, आपसे मैं पूछूंगा विद्युत चालक किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे। भाई, वायर होता है, धातु, मेटल, मेटल का बना होता है, इसके अंदर मेटल लगे हुए हैं, मेटल का यानी कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल का ये चालक है। तो क्या बोलोगे, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरी बात, दूसरा शब्द है कुचालक। अब यहां पर क्या बोलोगे, विद्युत रोधी शब्द भी बोला जाता है इसको, इंसुलेटर भी बोला जाता है इनको। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, कुचालक कहलाएगा। तो चालक और कुचालक 2 शब्दों से आपका परिचय हो गया है। अब तीसरे शब्द की तरफ चलते हैं, वो है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य भी एक चालक होता है। विद्युत अपघट्य किसको कहेंगे, अगर हम इस बात को सोचें तो आप सब बता सकते हैं। जिन बच्चों को भी जो आंसर पता होता है बिल्कुल बताया करिए, मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आप सब बताया करिए। क्या बोला मैंने, यहां पर मैंने बोला विद्युत अपघट्य किसको कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आयनों में विभक्त हो जाती, आयनों में टूट जाती है, उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। आपको एग्जांपल में बताता हूं, NaCl को पानी में घोलोगे तो क्या बन जाएगा, Na+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। यह एक विद्युत अपघट्य है। अगर मैं कहूं CuSO4 को पानी में घोलोगे तो क्या होगा, ये Cu+ वाला पार्ट और ये यानी पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट से बना होता है जो पदार्थ, उसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। लेकिन पानी में घोलने पर वो आयन में टूटता है, तभी वो विद्युत अपघट्य है। तब ये क्या होगा, Cu+2 और SO4-2 में। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर कैसे पता चलेगा कि ये Na+ टूटेगा, Na+2 क्यों नहीं होगा, Cl-2 क्यों नहीं होगा। यहां पर आपने +2 लगा दिए, यहां पर -2 लगा दिए, कहां से तोड़ना सर, CuSO को अलग कर दूं क्या। अब इस चीज का सबसे बड़ा जवाब यह होता है कि मैंने आपको प्री बेसिक केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट दिया है अपने चैनल में। उस प्री बेसिक केमिस्ट्री के उन वीडियोस को आप सबसे पहले देखें, वहां पर आपको कैसे फॉर्मूले बनाने हैं वो सिखाया गया है। अगर आपको सूत्र बनाने आ गया और यदि आपको रासायनिक सूत्र बनाने आ गया तो आपको उन्हें विघटित करने भी आ जाएगा। धन आयन और ऋण आयन के मिलने से आयनिक यौगिक बनते हैं। तो पानी में घोलोगे तो वो धन आयन और ऋण आयन टूट जाएंगे, तो यह क्रिया आयनन कहलाता है। तो आपने देखा पानी में घोलने पर यह आयनों में टूट जाती है, इस क्रिया को आयनन कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं।
तो पदार्थों का आयोनाइजेशन, पानी में घोलने पर यह टूट गया आयनों में, तो ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। तो यहां पर NaCl एक विद्युत अपघट्य, यहां पर CuSO4 एक विद्युत अपघट्य। यही बातें यहां लिखा गया है। वे पदार्थ जिनकी पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, या सबसे अच्छा परिभाषा आपके लिए जो मैंने यहां पर बनाया है, जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भाई आयन किसको बोलते हैं, अणु किसको बोलते हैं, परमाणु किसको बोलते हैं। मैं यहां पर इसको परमाणु बोलूंगा, यहां पर CuSO4 का ये पूरा सेट को मैं अणु बोलूंगा, और यहां पर आयन किसको बोलूंगा, Cu+2 को आयन बोलूंगा, SO4-2 को आयन बोलूंगा। मतलब आयन वे परमाणु या परमाणु समूह है जिसमें चार्ज होता है, आवेश होता है। कौन सा आवेश, धन या ऋण आवेश होता है, वो आयन कहलाता है। तो ये क्या चीज है, आयन है। परमाणु क्या है, जो अकेला होता है, एक कण होता है, वो जिसमें दूसरे तत्व भी ना जुड़े हों, तो वो परमाणु है। अणु क्या होते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुएं जुड़ी होती हैं, तब वो कहलाता है अणु। तो ये इस जगह पे अणु वाली बात आ जाती है। तो सिंपल शब्दों में मैंने आपको आयन, अणु, परमाणु के बारे में भी जानकारी दिया। तो चलें यहां पे, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं, या जिनका आयनन हो जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है, या इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य। यह विद्युत अपघट्य दो प्रकार का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दो प्रकार का। स्ट्रॉन्ग मतलब यहां पर कहेंगे इसको प्रबल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, और यह कहलाएगा वीक यानी दुर्बल, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब हमारे पास एक सवाल आता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य किसे कहेंगे और दुर्बल विद्युत अप किसको कहेंगे। तो चलिए इसका भी जवाब हम यहां पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य किसको कहेंगे। तो जल्दी से इसको याद भी करते जाना है। क्या आप सबको विद्युत अपघट्य किसे कहते हो याद हो गया? बोलिए, याद हो गया ना? बिल्कुल आसान है। कैसे याद हुआ? वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर आयनों में टूट जाते हैं। अब मैं यहां पर बात करूं, यहीं पे बात करता हूं। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप मुझे बताएंगे क्या यह विद्युत अपघट्य है? CaCl2। क्या यह विद्युत अपघट्य है? C6H12O6। क्या यह विद्युत अपघट्य है? NH3। क्या यह विद्युत अपघट्य है? NH4Cl। चलिए अब बताइए इसमें से कौन सा विद्युत अपघट्य है और कौन सा विद्युत अपघट्य नहीं है। इसका जवाब मैंने दिया था, जो आयनों से बना होता है, धन आयन और ऋण आयन से बना होता है, इनको पानी में घोलने पर वो आयनीकृत हो जाती, आयन में टूट जाता है, तो उन पदार्थों को हम कहते हैं विद्युत अपघट्य। जब ये धन और ऋण दोनों ही पानी में आ जाता है, तो उस विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन विद्युत अनपघट्य यानी वे पदार्थ जिनको आयन में नहीं तोड़ा जा सकता है, उनको विद्युत अनपघट्य कहते हैं। तो विद्युत अनपघट्यों में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आपको समझ में आया होगा विद्युत अपघट्य क्या हुआ, विद्युत अनपघट्य क्या हुआ। अब मैंने आपसे पूछा इनमें से कौन सा विद्युत अपघट्य है और कौन सा विद्युत अनपघट्य है, तो आप मुझे यहां पर जरूर बताओ कि कौन सा विद्युत अपघट्य है और कौन विद्युत अनपघट्य है। तो आपने जवाब देना शुरू कर दिए हैं, मैं देख लेता हूं जी। तो आपको बता दूं, जो धन और ऋण आयन में पार्ट में टूट सकता है, तो यह टूट सकता है Ca+2 और 2 बार Cl-। तो यह विद्युत अपघट्य है। यह आयनों में टूट ही नहीं सकता क्योंकि यहां पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है ही नहीं है। यहां पर भी यह विद्युत अपघट्य नहीं है क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट नहीं है। जबकि ये विद्युत अपघट्य है क्योंकि यह टूट सकता है NH4+ और Cl- आयन में, अमोनियम आयन और Cl- आयन में टूट सकता है। तो विद्युत अपघट्य है यह। तो आपको समझ में आया किन पदार्थों को हम विद्युत अपघट्य कहेंगे और किन पदार्थों को विद्युत अनपघट्य कहेंगे। अनपघट्य कौन है? यह है और यह है।
और विद्युत अपघट्य कौन है? ये है और ये दोनों है, ये है, ये है। अब मुझे लगता है कि ये बात आपको तो क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं कुछ और बातों की तरफ। वो बातें क्या है जरा देखें। प्रबल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। एक शब्द आता है विद्युत अपघट्य की प्रकृति और प्रकार। विद्युत अपघट्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये नेचर और यहां पर मैंने ये बता देता हूं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य के प्रकार। विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं भाई। क्या क्या बताया? प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब भी बताया मैंने। तो प्रबल विद्युत अपघट्य किसको बोलोगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य किसको बोलोगे? बोलो। प्रबल विद्युत अपघट्य किसको बोलोगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य किसको बोलोगे? तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। वे पदार्थ या वे विद्युत अपघट्य जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है, यानी 100% आयनन होता है। आयनन मतलब क्या? आयनों में टूटना। वे पदार्थ जिनका 100% आयनन होता है, या क्या बोलेंगे, वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, बट जाता है, उस पदार्थ को प्रबल विद्युत अपघट्य कहा जाएगा। अब दूसरा शब्द कौन सा आया? दुर्बल विद्युत अपघट्य। वे पदार्थ जिनको पानी में घोलने पर वह आंशिक रूप से आयनों में टूटता है, यानी पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त नहीं होता है, पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता है, ऐसे पदार्थों को दुर्बल विद्युत अपघट्य कहा जाएगा। विद्युत अपघट्य के बारे में एक बढ़िया सा प्रयोग बताऊंगा जो आप घर में बैठ करके देख सकते हो। आपके घर में आसपास जो भी पदार्थ होगा उनको पहचान सकते हो कि वो विद्युत अपघट्य है कि नहीं है। इसके लिए छोटा सा प्रयोग बताऊंगा आपको जस्ट थोड़ी देर में। और कौन सा पदार्थ प्रबल विद्युत अपघट्य होगा और कौन सा दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसको भी पहचान सकते हो। हम बात यहां पर करेंगे साइंटिफिक तौर पे, फिर उसका प्रयोग करके हम देख लेंगे एक्सपेरिमेंटली हम क्या करना चाहिए वो देख लेंगे। तो पहला काम कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होंगे इसके बारे में बात करते हैं। देख लें, वे विद्युत अपघट्य जो प्रत्येक तनुता पर पूर्णता से आयनित होते हैं, मतलब वे पदार्थ जो किसी भी सांद्रता पर आयनों में विभक्त हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। इन विलयनों में आयनों की संख्या अधिकतम होती है, इनके विलयनों की चालकता उच्च होती है। अब यहां पर एक बात और बोला गया है, तो यहां पर एक बात पे ध्यान देंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। जलीय विलयन विद्युत अपघट्य की विशेषता क्या है? जल में घोलने पर आयनों में टूटता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरी बात क्या होगा, यहां पर अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो उनका पूर्ण रूप से आयनन होगा। प्रबल विद्युत अपघट्य होगा वे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से आयनन होगा, और आयनन होने के साथ साथ उनमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसकी चालकता अधिक होगी, उस विलयन की चालकता अधिक होगी। ये विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य की पहचान होगी। ऐसा विलयन जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण रूप से वो टूटेगा नहीं, तो विद्युत चालकता भी उसकी कम होगी भाई, तो ऐसे पदार्थ को बोला जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो वे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से आयनन होता है प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाता है, और वे पदार्थ जिनका पूर्ण रूप से आयनन नहीं होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। अब यहां पर प्रबल विद्युत अपघट्य के कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फिलहाल NaCl, तो प्रथम वर्ग के तत्वों में यह देखना, उनके प्रथम वर्ग के तत्वों में जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, इसके क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसी तरह से सोडियम के साथ बोलेंगे सोडियम आयोडाइड, ये सब क्या होते हैं? सोडियम ब्रोमाइड, ये प्रबल विद्युत अपघट्य हुआ। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ
अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम क्लोराइड प्रबल विद्युत अपघट्य, MgCl2 प्रबल विद्युत अपघट्य, ये होगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। और आपको बता दूं NH4Cl प्रबल विद्युत अपघट्य होगा, CH3COO Na एक प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। तो प्रबल विद्युत अपघट्य के बहुत सारे रेंज है, बहुत सारे पदार्थ हैं जो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। इनको पानी में घोलते ये पूर्ण रूप से टूट जाएगा। तो मुझे लगता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्यों को आप समझ चुके हैं। चलिए अब देखें दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दुर्बल विद्युत अपघट्य या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ये क्या होता है? देखें, वे विद्युत अपघट्य जो विलयनों में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। क्या बोला मैंने? वे विद्युत अपघट्य जिनको जल में घोलने पर पूर्ण रूप से विघटित नहीं होते हैं, कुछ मात्रा रह जाता है जो नहीं टूटा है, ऐसे पदार्थों को दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। एग्जाम्पल देखो भाई, मैं यहां पर एग्जाम्पल ले लेता हूं। मैं लेता हूं NH4OH, इनको पानी में घोलेंगे हम तो ये टूट जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस में। एक और बात बता दूं, NH4OH माइनस में टूटा जरूर, लेकिन वो आपस में जुड़ भी सकता है, यानी कि ये विपरीत दिशा में ये जा सकता है, और ये भी होगा उस विलयन में और ये भी होगा। प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या हुआ? NaCl टूट गया Na प्लस और Cl में, तो ये जल में क्या हुआ? Na प्लस और Cl माइनस आयन ही होगा, इसका वापसी नहीं होगा, यानी नमक के विलयन में NaCl नहीं दिखेगा, वो टूट गया होगा Na प्लस और Cl माइनस में। लेकिन अमोनियम क्लोराइड के विलयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में काफी मात्रा में अगर इसको घोला गया हो तो आप ये चीज देखोगे कि अमोनियम आयन भी रहेगा और OH माइनस आयन रहेगा, साथ में ये भी होगा, चाहे वो ठोस अवस्था में ही क्यों ना हो, वो भी रहेगा नीचे बैठा हुआ। मतलब ये दोनों मिलकर के ये भी रहेगा। तो उस विलयन में ये भी है और ये सब भी है, तो अभिक्रिया आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है। तो ऐसा विद्युत अपघट्य जिनका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल CH3COOH, यह है एसिटिक एसिड, इनका भी पूर्ण रूप से आयनन नहीं होगा, तो ये क्या क्या होगा? इसमें होगा CH3COO माइनस और H प्लस होगा। इसी तरह से बेरिलियम क्लोराइड, इनका भी पूर्ण विघटन नहीं होगा, आंशिक होगा, यानी कि बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम आयन और क्लोराइड आयन। इसी तरह से हम बात करेंगे चौथा AgCl, इनका बिल्कुल बहुत कम, बहुत ही कम आयनन होगा और ये ज्यादा मात्रा में रहेगा, पड़ा रहेगा, तो Ag प्लस और Cl माइनस। तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है जिसमें धनायन ऋणायन है परंतु उनका पूर्ण रूप से वियोजन नहीं हुआ है, तो ये दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाएगा। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो मैं विद्युत अपघट्यों के बारे में जितना आपको जानकारी दे सकता था वो दिया, लेकिन अगर घर में प्रयोग करना चाहते हो कि कौन सा पदार्थ विद्युत अपघट्य है कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल एक प्रयोग करके देख सकते हो। ऐसे करना, एक कांच का एक कप या गिलास ले लेना, उसमें 2 ग्रेफाइट डुबा देना, ऐसे दोनों टच नहीं होना चाहिए। आप एक कार्डबोर्ड लेकर के उसमें 2 ग्रेफाइट कहां से मिलेगा बेटा आपको? ग्रेफाइट 2 जगह से मिल सकता है, या तो आपके पेंसिल की लीड से निकाल सकते, पेंसिल का अंदर जो लीड लगा रहता है उससे आप निकाल सकते हो, या फिर प्राप्त कर सकते हो सेल, जो आपके यहां जो पेंसिल सेल कहते हो ना, जिसको इसमें लगाते हो, क्या बोलते, घड़ियों में लगाते हो, रेडियो चलाते हो, इस टाइप का जो सेल है, उस सेल में एक रॉड होता है, वो रॉड प्राप्त कर सकते हो। उनको एक पुट्ठे में एक इतना बड़ा चक्कर तक गोला पुट्ठा लेना और 2 छेद करना और उसमें ऐसे घुसा देना, तो वो एक खड़ी रहेगी ऐसे। यस, अब क्या करोगे, इसमें ऐसे करना, एक एलईडी बल्ब लगा देना, एक बल्ब लगा देना और इस तरह से एक सेल लगा देना। सर्किट डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, सेल लगा देना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ऐसे लगाना इस बल्ब को कि अगर ये दोनों रॉड को टच कराओ तो ये लाइट जले।
ये दोनों रॉड को टच करो तो ये लाइट जले। अब क्या करना, इसमें मैं सिर्फ एकदम शुद्ध पानी भर देता हूं। क्या करूंगा बेटा बोलो, यहां पर मैं एक शुद्ध पानी भर देता हूं। शुद्ध पानी मतलब आपको समझ में आता होगा शुद्ध पानी किसको कहते हैं। ठीक है, अब मेरा एक सवाल है आप सबसे, क्या शुद्ध पानी यानी पानी विद्युत का चालक है कि कुचालक है? जल्दी से बताओ। कुचालक मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, चालक मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मैं पूछ रहा हूं पानी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं, यह मुझे तुरंत बताइए, जल्दी से बताइए। मैंने शुद्ध वाटर के बारे में बात किया, प्योर वाटर में पानी। जी बोलिए जल्दी से, जी बोलिए जल्दी से कि पानी में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होता है कि नहीं, यह मुझे जल्दी से बताइए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, पानी विद्युत का चालक है कुचालक है? बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, कुछ ने कहा चालक है, कुछ ने कहा कुचालक है। मैं बता दूं पानी जो है विद्युत का कुचालक है, यानी मैंने इस रॉड को पानी में डुबाया है ऐसे, तो यह लाइट नहीं जलेगी, कुचालक है। लेकिन अब मैं दूसरा काम करता हूं, अलग अलग चीजें लेता हूं। नमक का विलयन लेकर के उस रॉड को डुबाता हूं तो विद्युत धारा बहने लगती है। मतलब नमक के विलयन में क्या था, नमक के विलयन में Na+ और Cl- है, तो यह आयन जो है विद्युत धारा का प्रवाह करती है। आयनों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यह पता चल गया कि NaCl का विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसका मतलब हुआ कि वो उनका आयन वो विद्युत अपघट्य है। अब देखो विद्युत अपघट्य क्लियर हो गया। अब मैं आपको बोलूंगा शक्कर के विलयन बनाओ और उसमें इस रॉड को डुबाओ, तो देखना विद्युत धारा प्रवाहित होती कि नहीं, यानी लाइट जलती कि नहीं। लाइट नहीं जलेगी, इसका मतलब है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। मतलब ये आयनिक पदार्थ नहीं है। क्या चीज, शक्कर या ग्लूकोज। ये क्या है, विद्युत अनपघट्य है। C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। और इसी तरह से आपने शक्कर लिया है C12H22O11, इसमें विद्युत धारा भी नहीं प्रवाहित होगा इसके विलयन में से, क्योंकि आयन में नहीं टूटेगा। तो आपको कुछ बातें क्लियर होती जा रही हैं कि आयन में कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा। चलें साहब, आयनिक पदार्थों के बारे में जानकारी हुआ। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, सारे बच्चों को यह पता होगा। ओम का नियम उन्होंने छोटे से क्लास में पढ़े होंगे, 9th और 10th में पढ़े होंगे। ओम का नियम क्या है, कोई चालक है, कोई भी चालक है, ये चालक है यानी कि एक वायर है, इसके बारे में सोचते हैं। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू करोगे यहां से यहां इस तरफ, तो दो बिंदुओं को सोचिए। एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। यहां से विद्युत प्रवेश करोगे तो यहां पर विद्युत की मात्रा V1 विभव जो होगा V1 होगा, और यहां पर विभव V2 होगा। मतलब यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। विद्युत की मात्रा यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हुई। इस चालक में दो बातें हुई। इस चालक में इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर, विभव अंतर को कहेंगे यहां पर V, विभवांतर कहेंगे। और ये विभवांतर क्या हुआ, देखो V1 - V2, क्योंकि यहां पर कौन ज्यादा है, यहां पर V1 ज्यादा है V2 से। थोड़ा सा कठिन जैसा लगता है लेकिन बड़ी आसान सी बातें कहूंगा। आप कुछ ऐसा सोच लो, एक यहां पर सोच लो, ये मेरे पास इस तरह से दो गिलास है जिनको एक पाइप से इस तरह से हमने जोड़ दिया। ऐसे नहीं जोड़ना चाहते तो ऐसे जोड़ लो। इसकी तली से ये मिला हुआ है और यहां पर ये दो गिलास है। मैंने इसमें पानी भर दिया है इतना, और इधर मैंने पानी भरा है इतना। अब बताओ दोनों का तल में अंतर है। तल में अंतर यानी पानी के तल में अंतर, यानी पानी की मात्रा किधर ज्यादा है, इधर, और इधर पानी की मात्रा कम है। अब बताओ क्या होगा, ये पानी जो है इस तल के बराबर होने के लिए इस तरफ गति करने लगेगा। तो यहां पर विभव की मात्रा V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, और यहां पर हम मान रहे हैं कि V1 ज्यादा है V2 कम है। तो यहां पर विभव में अंतर क्या हुआ, डेल्टा V इज इक्वल टू V1 - V2 हुआ। इतना जो अंतर है इसके इस प्रवाह के लिए जिम्मेदार होगा। तलों में जो अंतर है वो उसके प्रवाह के लिए जिम्मेदार होगा।
बहने के लिए जिम्मेदार होगा। तो यहां पर भी विद्युत की मात्रा इस जगह पर ए पर ज्यादा है, बी बिंदु पर कम है, तो ये बात देखें, तब इस जगह पर इस विद्युत के बहने के लिए जरूरी होगा। तो विभव में अंतर होने पर विद्युत धारा बहती है। अब सवाल होता है कि इन दोनों में जितना ज्यादा अंतर होगा, ये पानी की रफ्तार उतनी ज्यादा होगी। वही बात इसमें भी होगा, इन दोनों में जितना ज्यादा अंतर होगा विभव में, विद्युत की मात्रा में जितना ज्यादा अंतर होगा, उतना ही तेजी से विद्युत धारा बहेगा। तो क्या होता है, इन्होंने कहा है कि चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो हम इस बात को यहां पर लिखेंगे, सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा, ज्यादा नहीं तामझाम करूंगा, आपको यह बात समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। चलो विद्युत की बातें करें, तो विभव में अंतर जो है वो क्या हुआ, विभवांतर को V से प्रदर्शित करेंगे और वो समानुपाती होगा किसके, विद्युत धारा के, I के। अगर आप ये चाहते हैं कि सर हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, तो वो भी मैं बता दूंगा, 2 मिनट लगेगा, थोड़ा सा रुक जाइए। अब देखो तब क्या होगा, V इज इक्वल टू, यहां पर एक स्थिरांक आएगा, वो है R I। ये जो R क्यों आया, क्यों, देखिए R इज इक्वल टू विभव बाई क्या होगा, ये होगा I। मतलब अगर विभव में जितना ज्यादा अंतर होगा और I उतनी नहीं बढ़ पाई, यानी विद्युत धारा उतना नहीं बढ़ पाया, तो उस स्थिति में, यानी इसके बराबर होना चाहिए, इसके समानुपाती जब तक नहीं होगा, बराबर जब तक नहीं होगा, तब तक R की वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। मतलब विभव में अंतर बहुत ज्यादा हो गया पर विद्युत धारा कम बह रहा है, इसका मतलब होता है उसमें प्रतिरोध ज्यादा है। तो क्या क्या चीजें मैं बताना चाहूंगा, यहां पर V है विभवांतर, I है विद्युत धारा और R है प्रतिरोध, जो यहां पर एक स्थिरांक के रूप में होता है। R है प्रतिरोध। यहां पर 3 बातें देखें, विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध। आप यदि इसका प्रयोग करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि किसी तार में कितनी ज्यादा प्रतिरोध है, तो सिंपल एक प्रयोग करके देख सकते हैं। वो मैं प्रयोग आपको बताता हूं। एक मैंने तार लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब यहां पर क्या करूंगा, ये दोनों 2 पॉइंट है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए मैं इसमें जोड़ने वाला हूं वायर, और इसमें कितनी विद्युत धारा बह रही है यह पता लगाने के लिए मैं यहां पर जोड़ूंगा एम्पियर मीटर, एमीटर, और एमीटर, और यहां पर मैंने लगाया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस, यहां पर मैंने की लगाया, स्विच लगा हुआ है, बिंदु लगा है, मतलब चालू है। यह है चालक, चालक का 2 बिंदु हैं, ए बिंदु बी बिंदु। इन दोनों के बीच में देखो, ये जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, सेल से जोड़ोगे, इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, चालक से भी प्रवाहित हो रही है। तब इस स्थिति में एक बात आता है कि एम्पियर बताएगा, ये I की वैल्यू बताएगा, और I की वैल्यू जो है वो कितनी ही वो बताएगा। उसमें कांटे जो होते हैं, एम्पियर वैल्यू बताता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी हो, तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत धारा के स्पीड को बताता है यह एम्पियर, उसकी ताकत को बताता है एम्पियर। अब यहां पर देखने वाली बात है कि इस चालक में 2 बिंदु हैं आपके पास, ए और बी। इस दोनों के बीच में विभव में कोई अंतर है क्या? अगर विभव में अंतर होगा तो प्रतिरोध होगा, विभव में अंतर होगा तो प्रतिरोध होगा, विभव में अंतर नहीं होगा तो प्रतिरोध नहीं होगा, यानी विद्युत धारा पूरा बह जाएगा। तो जरा सोचे, तो इसको पता लगाने के लिए हमने यहां पर लगाया, इन दोनों बिंदुओं से हमने जोड़ा एक वोल्टामीटर V, जो कि क्या दिखाएगा, V की वैल्यू बताएगा। ये वोल्टामीटर है, ये एमीटर है और ये वोल्टामीटर है।
ये V वोल्टामीटर V की वैल्यू को बताएगा। बस एक सिंपल सा प्रयोग करेंगे ऐसा ही। तो ये हमारा पूरा टारगेट इस जगह पे है। तो इस जगह पर बहने वाली विद्युत, कहीं पर भी किसी भी जगह से विद्युत धारा अगर बह रहा हो तो इसी तरह से पता लगाया जा सकता है, उस वायर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। और इसको हमने वायर के साथ, चालक के साथ हमने पैरेलल जोड़ा है। ध्यान रखिएगा इन छोटी सी बातों की तरफ। तो ये हमें प्रतिरोध पता चलेगा इस तरह से। तो ये है ओम के नियम और ओम के नियम से प्रयोग वाला हमारे पास ये सर्किट डायग्राम। अब चलते हैं यहां पर कि ओम का नियम क्या कहता है। हमने वहां पर तो देखा ओम का नियम क्या कहता है, लेकिन अब देखेंगे एक शब्द आता है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। अभी मैंने प्रतिरोध बताया यहां पे, ये प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ। विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध को रेजिस्टेंस कहते हैं। ब्रेकर है एक तरह का, विद्युत धारा बह रही है उसको रोकती है, आगे बढ़ने से रोकती है। विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध को हम कहते हैं प्रतिरोध। यहां पर हमने देखा प्रतिरोध, हमारे पास क्या है प्रतिरोध। विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा विद्युत धारा उतनी ही उस चालक में कम बहेगा, विद्युत धारा की जो है वो वैल्यू कम हो जाएगा। अब देखते हैं रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या लिखा है। किसी चालक में विद्युत धारा के अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। अब यह प्रतिरोध का संबंध किसके साथ है। अगर मैंने कहा कि मुझे एक स्पीकर में एम्पलीफायर से निकली हुई आवाज मुझे सुनना है, या दूसरी बात कह सकते हैं एक लाइट है उसको पूरी रोशनी से जलाना है, यानी उसको जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है उतने में जलाना है, तो मैं क्या करूं कि तार की लंबाई को बढ़ा दूं। मुझे बहुत दूर जलाना है तो तार की लंबाई को बढ़ा दूं कि तार की मोटाई को बढ़ा दूं कि वो पूर्ण रूप से जले, यानी उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी मिले, यानी कि उसमें प्रतिरोध ना हो। तो प्रतिरोध कब बढ़ता है और कब घटता है इसके बारे में बात करते हैं। प्रतिरोध, यहां पर इस बात पे ध्यान दीजिएगा, चालक का प्रतिरोध R जो है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है तथा उसके अनुप्रस्थ काट यानी क्षेत्रफल से व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी होगा प्रतिरोध R समानुपाती L और R व्युत्क्रमानुपाती A होगा। इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार R समानुपाती L बाई A मिलेगा। यह फॉर्मूला हो गया प्रतिरोध का इस परिभाषा के अनुसार। यानी तार की लंबाई जितनी बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी उस बिंदु तक जहां तक हमको पहुंचाना है इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर कम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। आपने अपने गांवों में देखे होंगे ट्रांसफार्मर के नजदीक जिसका घर है उसकी यहां बहुत रोशनी रहती है। अब तो एलईडी आ गया है तो ज्यादा प्रभाव नहीं पता चलता है, लेकिन एसी वगैरह चला रहे हो, कूलर चला रहे हो, पंखे चला रहे हो तो स्पीड कम घूमती है वो। लेकिन ट्रांसफार्मर के नजदीक है तो ज्यादा घूमेगा तेजी से। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर से दूर है किसी का घर तो उनके यहां की एसी चलती नहीं है, उनके यहां का कूलर धीमी गति से चलता है, पंखे बहुत धीमी चलती है। आपने देखा, तो इसका मतलब है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी पूरा नहीं पहुंच रहा है। तो लंबाई बढ़ गई तार की, प्रतिरोध बढ़ गया, विद्युत धारा के प्रवाह में कमी आ गई। यहां पर वही देख रहे हैं, विद्युत धारा के प्रवाह में कमी आ जाता है, लंबाई बढ़ता है। तो अब उस चीज को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपको उतनी दूरी तक आपको पूरा प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है तो तार की मोटाई बढ़ा दें। तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी चालकता बढ़ जाएगी। यही बात यहां पर लिखा हुआ है, प्रतिरोध मोटाई बढ़ाने पर तार की वो प्रतिरोध कम हो जाता है। अब चलते हैं आगे। अब यहां पर एक फॉर्मूला देख लेते हैं, R इज इक्वल टू, अगर हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो रो L बाई A मिलेगा। यहां पर एक दो चीजें हुई, एक तो रो क्या चीज है, एक तो L क्या चीज है और एक है A क्या चीज है। अभी आपने लिखा है रो होगा विशिष्ट प्रतिरोध, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, L है तार की लंबाई और A है तार का अनुप्रस्थ काट यानी तार का
क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का, मोटाई का, मोटाई का अनुप्रस्थ काट होता है मोटाई, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी उसकी मोटाई। अब चले भाई प्रतिरोधकता को ही पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध है क्या भाई, ये थोड़ा समझ लें। विशिष्ट प्रतिरोध मैंने अभी बताया, विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो। तो विशिष्ट प्रतिरोध हमने रो प्राप्त किया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हमने फॉर्मूला देखा R इज इक्वल टू रो L बाई ए। इसको रो कहते हैं ना, ध्यान रखना, RHO, रो। हाँ, तो ये हुआ L बाई ए। प्रतिरोधकता को ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब ये हुआ 1 सेंटीमीटर। हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कोई चालक है, उसका हमने एक क्यूब लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया हमने। इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, ये सभी कितना है, लंबाई देखो इधर से, तो ये है L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1। तो L की वैल्यू हो गया 1। तो इसका देखिए, अगर मैं लंबाई में बात करूं, अगर इसको लंबाई मानता हूं तो इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई मान लूं, तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल भी तो हुआ L इंटू L, और वो भी कितना है 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो देखें हमारे पास ये क्यूब का जो प्रतिरोध होगा, किसका प्रतिरोध, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब का प्रतिरोध। यहां पर देखो लंबाई R इज इक्वल टू रो, L की लंबाई कितनी है, L की वैल्यू 1, और प्रतिरोध मतलब क्षेत्रफल भी कितना हो गया 1 इंटू 1 यानी कि 1। तो यहां पर हुआ R इज इक्वल टू रो। मतलब किसी भी चालक का 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई चालक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब कोई चालक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कोई चालक है, तो उसकी जो प्रतिरोध है उसको उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, 1 सेंटीमीटर चालक, 1 सेंटीमीटर क्यूब चालक या घन, क्यूब को क्या बोलते हैं, घन कहते हैं, चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा, इसका इकाई क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, रो। रो को ले लो, रो इज इक्वल टू RA बाई L। हम इनका यूनिट लिखते हैं। आपको बता दूं प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, प्रतिरोध की इकाई क्या होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध को हम R से डिनोट कर रहे हैं और प्रतिरोध की इकाई को कहते हैं ओम। प्रतिरोध की इकाई होगी ओम। इसको हम लिखते हैं ऐसे। तो यहां पर इस जगह पर सबकी इकाई लिखते हैं। चलिए, R है, R इकाई हो गया ओम, इंटू क्षेत्रफल का क्या होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका होगा सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर को काट दो तो हमें क्या मिला, इसकी इकाई मिली ओम सेंटीमीटर। ये है, मिला, समझ में आया। चलिए, तो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहां गया, चले, विशिष्ट चालकता। दूसरा शब्द होता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता होता है प्रतिरोधकता का, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो विशिष्ट चालकता को हम दर्शाते हैं कप्पा से, के, छोटा के जैसा रहता है कप्पा। तो हम यहां पर लिख दें कप्पा
ऐसा कुछ लहरदार स्टाइल में के लिख दिया जाए तो वो कप्पा कहलाती है। कप्पा क्या होगा? व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, बराबर का उल्टा। तो चलिए, तो 1/ρ होगा। अब इसको थोड़ा ठीक ठाक लिख दूं भाई, के जैसा लिख दूं, हाथ से बनाते नहीं बनता है हमसे। तो ये हो गया k इज इक्वल टू 1/ρ। रो भी ऐसा लगता है कि जैसे p है। चलो ठीक है, रो हो गया। अब आपने थोड़ी देर पहले क्या देखे थे? आपने देखा था r इज इक्वल टू ρl/a। तब आप क्या सोच रहे हो? रो इज इक्वल टू क्या है? RA/L। अब यहां पर रख दो वैल्यू। कप्पा इज इक्वल टू जस्ट L/RA होगा, इस तरह से। तो कप्पा का फॉर्मूला ये हो गया। एक बात और बताने वाला हूं, वो है सेल स्थिरांक। पढ़ोगे थोड़ी देर में सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को x से दर्शाते हैं और ये होता है L/A। अगर हमने चालक, अगर कोई तार ना लिया हो, धातु ना लिया हो, विद्युत अपघट्य लिया हो, तो वो सेल के बारे में बात करें, सेल स्थिरांक होगा L/A। तो यहां पर होगा कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। L/A की वैल्यू हो गई x और यहां पर हो गया r। अब एक बात और बता दूं कि r का व्युत्क्रम होता है चालकता। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होने की, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। तो चालकता ये हो गया। अब देखो क्या करने हैं हमको। चालकता को हम C से डिनोट करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? कप्पा इज इक्वल टू x/r है, तो इसका व्युत्क्रम हुआ तो हम लिखेंगे कप्पा इज इक्वल टू C इंटू x। यानी हो गया विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू चालकता इंटू सेल स्थिरांक। तो यहां पर कुछ चीजें आपको देखने को मिला है, इनको आप बिल्कुल पढ़ें और समझें। आरसीएल बनाने की विधि हम पढ़ाएंगे बेटा जब हम आपको हेलो एल्केन पढ़ाएंगे, तो या फिर हेलो एल्केन की वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है, उनको जाकर देखिए, हम आपको जरूर बताएंगे। हां जी, देखिए चालकता। चालकता क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होता है। याद रखना, चालकता विद्युत धारा प्रवाह को सुगमता प्रदान करती है, यानी विद्युत धारा प्रवाह को चालकता कहते हैं। तो यहां पर बड़ा सिंपल सा जवाब है कि चालकता को C से दर्शाते हैं और ये C का मान जो है व्युत्क्रम होता है R का, और इसकी इकाई जो होती है वो होता है प्रति ओम। चलिए, सेल स्थिरांक। अगर किसी सेल को यूज कर रहे हो, उस सेल के अंदर विद्युत अपघट्य की चालकता कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा? एक सेल है समझ लो, और इनमें जो चालक है उसका अपना एक क्षेत्रफल होगा और वो एक निश्चित दूरी पर होगा। इन दोनों के बीच की दूरी को L मान लो और उसके जो इलेक्ट्रोड है उसका जो चौड़ाई है, जो क्षेत्रफल है, उसको क्षेत्रफल मान लो। तो इस कंडीशन में हम यहां पर इस सेल के बारे में हम बात करेंगे, विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बात करेंगे। तो इस विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड फिक्स तौर पे लगा हुआ है, उनके बीच की दूरी भी फिक्स है, और साथ में वो जो इलेक्ट्रोड है उसका क्षेत्रफल भी फिक्स है, निश्चित है। तो सब कुछ निश्चित है, L भी निश्चित है, A भी निश्चित है। तो इसलिए कह दिया जाता है L/A को हम कहते हैं यहां पर सेल स्थिरांक, जिसको x से दर्शाते हैं। चलिए साहब, हमने आज पढ़ा चालक, विद्युत अपघट्य, प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ओम का नियम, सेल स्थिरांक। कुछ प्रश्न आपसे मैं पूछ देता हूं, फटाफट जवाब दीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूं, क्विज है, 2-4 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो चलिए, आप सब डाउटनट ऐप से अपना जवाब दे सकते हैं। आप जैसे ही आपको पूछा जाएगा, आपके सामने एक पॉपअप आएगा, एक क्वेश्चन का लिस्ट आएगा, ABCD आएगा, उसमें आपको टिक लगाना है, तुरंत आंसर आप दे पाओगे। एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। विद्युत अपघट्य में निम्न में से कौन कैथोड पर अपना आवेश खो देता है? कैथोड पर जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कैथोड पर आकर के कौन अपना आवेश खत्म कर देता है? कौन होगा? जल्दी बताएं, बिल्कुल कम टाइम पे जवाब दें जल्दी से। हम आपका आंसर चेक कर रहे हैं, जल्दी करिएगा। अब जस्ट थोड़े से टाइम में आपको दे रहा हूं, आपने सोच लिया होगा।
हाँ जी, तो बहुत छोटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब क्या है बताइए? हाँ जी, इसका जवाब होगा, चलिए देखते कितने बच्चों ने राइट आंसर दिए हैं, क्या जवाब दिए हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर बताता हूं जल्दी से, ठीक है? तो चलिए पहले चेक करते हैं हम। आपने जवाब दिया है ए में, काफी बच्चों ने, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर है धन आयन, क्योंकि ये ऋणात्मक होता है कैथोड। विद्युत अपघटन जब कराते हैं तो कैथोड ऋणात्मक होता है, तो धन आयन उसके पास आकर के आवेश खत्म कर देता है, धन आयन की जगह उदासीन हो जाता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये किसी विलयन की विशिष्ट चालकता, यानी कि आप समझ रहे हो कि कप्पा 0.3568 पर ओम है। जब इसे किसी सेल में रखा जाए तब इसकी चालकता C है, तो सेल स्थिरांक क्या होगा? अब भी आपने इस प्रश्न को जवाब दे सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए। अगर फॉर्मूला भूल गए हो तो एक बात तो याद रखो, इसको डिराइव भी कर सकते हो। तो हम इस जगह पे आंसर देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम आपको टाइम दे रहे हैं कम से कम 15 सेकंड, 20 सेकंड का टाइम देते हैं। चलिए, फॉर्मूला आपको याद आ रहा हो तो बता भी सकते हैं फॉर्मूला क्या है, जल्दी से। क्या होगा जवाब? जी चलिए, आपको टाइम मिल चुका है। आंसर चेक करते हैं कितने बच्चों ने राइट आंसर दिया है। जी हाँ, आंसर बहुत सारे बच्चों ने जवाब देने की कोशिश किए हैं और इसका आंसर है एक्चुअली बी। अब ये कैसे, मैं आपको जवाब देता हूं। आपने अभी पढ़े थे R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सेल स्थिरांक कहां से आया? और कप्पा, देखो आपको क्या बोला गया है, क्या पूछा गया? सेल स्थिरांक पूछा गया x, तो ये होगा R इज इक्वल टू रो इंटू एक्स। अब यहां पर दो चीजें हैं, कप्पा दिया गया है और चालकता दिया गया है C। तो भाई इस जगह पर R का व्युत्क्रम होगा C, इसका व्युत्क्रम होगा कप्पा इंटू एक्स। तो क्या जवाब है आप देख लीजिएगा। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होगा? आपने पढ़ा है कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एक्स, यहां पर दिख रहा है। तो आपसे पूछा गया है x इज इक्वल टू क्या होगा? कप्पा बाई C। तो कप्पा का वैल्यू कितना दिया गया है? देखो 0.3568 बाई इसका क्या वैल्यू होगा? हाँ C का वैल्यू है 0.0268। आप लोगों के हाथों में कैलकुलेटर भी है, आप फटाफट कर लेते हैं, चेक कर लीजिए आपको क्या मिला। इसमें मैं 2 अंकों को आगे ले जाऊं तो मुझे दशमलव को 2 अंक पर आगे ले जाऊं तो 35, 68 और यहां पर हो गया 2.68। अब भाग दे के देख लीजिएगा, 35 का जस्ट आधा के हिसाब से, तो क्या मिलेगा आपको? इसमें से वैल्यू मिलेगा क्या? बी ऑप्शन की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा सरल सा प्रश्न लिखा हुआ है, CuSO4 के जलीय विलयन में चांदी के चम्मच को हिलाया जाता है तो क्या होगा? सोचिए। विद्युत रासायनिक श्रेणी इसका जवाब देता है, चांदी के चम्मच को कॉपर सल्फेट के विलयन में हिलाएंगे तो क्या होगा? मतलब यहां पर सोचने वाली बात है कि कॉपर ज्यादा क्रियाशील है कि सिल्वर? जो क्रियाशील होता है वो यौगिक बनाता है। अब बताइए जल्दी से, क्या आंसर दे रहे हैं आप? ओके, तो इसका आंसर होगा कि भाई याद रखना, कॉपर की तुलना में यहां पर लिख दूं, कॉपर सिल्वर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, क्योंकि इसका इसके तुलना में इसका ज्यादा है, मानक अपचयन विभव का मान इसका कम है। जिसका ज्यादा होता है वैल्यू, वो E0 की वैल्यू जिसका ज्यादा होता है वो कम क्रियाशील होता है धातुओं में, तो ये ज्यादा क्रियाशील है। तो ये कम क्रियाशील है, तो ये कम क्रियाशील है, तो कॉपर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो यहां पर Cu प्लस का निर्माण होगा, ये गलत है। Ag प्लस का निर्माण होगा, ये भी गलत है। यहां पर Cu अवक्षेपित होगा, ये भी गलत है क्योंकि ये क्रिया नहीं हुई। यहां पर कुछ भी नहीं होगा, ये राइट आंसर होगा। चेक करें, डी ऑप्शन राइट है। चेक करते हैं जी।
तो बेटा ठीक से पढ़ो, सही तरह से पढ़ो, सही तरह से समझो। रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है। ये लेक्चर जो चल रहा है, इस लेक्चर के थ्रू आपने बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन यार प्रैक्टिस नहीं तो कुछ नहीं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगला एक प्रश्न और बता देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है। 3 एम्पियर विद्युत धारा 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर इतना ग्राम धातु निक्षेपित होता है, उसका तुल्यांकी भार क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए। किस नियम से आधारित है यह भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। फिलहाल आपको मैं टाइम दे रहा हूं, तकरीबन 20 सेकंड का टाइम है, 20 से 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको। आप जवाब दीजिएगा। मैं बड़ी शांति से सुन रहा हूं, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा बिल्कुल। यह क्वेश्चन है आपके पास। हाँ जी, जवाब दीजिए जल्दी से। किसी तरह से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप जवाब दे सकते हैं। तो क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब किस नियम से है? फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, प्रथम नियम कहता है मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। W इज इक्वल टू ZQ और W इज इक्वल टू ZIT। Q का मतलब होता है IT। तो आप यहां पर एक और चीज देख रहे हो, Z होता है E बाई तुल्यांकी भार बटा 96,500, यानी कि E बाई F होता है, इंटू I इंटू T। क्या पता लगाना है? तुल्यांकी भार पता लगाना है, ये पता लगाना है E इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? W इंटू 96,500 बाई I इंटू T। चलिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा W कितना दिया गया है? 1.8 ग्राम। 96,500 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और I का वैल्यू है कितना? I का वैल्यू कितना? 3 एम्पियर और T दिया है 50 मिनट। 50 मिनट इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका जो आंसर है आप कैलकुलेट करके बताइए कौन सा होगा। चलिए, आंसर चेक हो गया क्या? चेक करते हैं किन बच्चों ने राइट आंसर दिया है।